हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर लॉन्ग आंसर इतना बड़ा बड़ा है कि इसको पहले तो इसको कवर करना और उसके बाद इसको याद कर लेना ये बहुत ही मुश्किल है और याद हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर को इस ट्रिक से याद कीजिएगा तो कन्फर्म आपका याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आपके 5 पार्ट है। पहला है आपका रैप ऑफ द लॉग का है, एक है आपका लॉन्ग आंसर आएगा, एक द ईव ऑफ सेंट एग्निस का, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा और क्या बोलते हैं लिटरेरी टर्म आएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 5 पार्ट में आपका लॉन्ग आंसर आता है। तो इतना कुछ याद करना आपके बस में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्जाम में एक पेज नहीं आएगा जो आपको याद करके आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। वहाँ पे पूरे पूरे 32 पेज मिलेंगे और 32 पेज को आप याद नहीं कर सकते। आप कोई कालिदास नहीं है जो एक ही बार में आप पढ़ेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आप याद नहीं कर सकते हैं पूरा का पूरा आंसर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे रट्टेबाजी की सिस्टम जो है आप हटा दीजिए अपने मन से कि हम रट्टा मार के चले जाएंगे और हो जाएगा। तो लॉन्ग आंसर के इस सारे पॉइंट्स को मैं आज जल्दी से कवर कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन इसको जल्दी खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि लॉन्ग आंसर को आप याद नहीं कर सकते पूरे के पूरे। ठीक है, पूरा रट्टेबाजी नहीं करना है किसी से, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड। लॉन्ग आंसर के लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं और उसी को फॉलो करके आपको वहाँ पे आंसर फॉर्म करना है अपना। तो सबसे पहले स्टेप में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नो योर क्वेश्चन, मतलब कि आपने क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिए द ईव ऑफ सेंट एग्निस का है, उसमें आपको समरी पूछा, वहाँ पे आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाली राइमिंग स्कीम सब घुसा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि थीम के बारे में अगर बोला है किसी क्वेश्चन में तो आपको उसके थीम से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है। अगर उसमें बोला है क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो उसमें सारी ओवरऑल सारी बातें करनी है। अगर उसमें बोला है कि इसमें इस क्वेश्चन के सारे पहलुओं को डिस्कस करें, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसमें अगर सेंट्रल आइडिया पूछा है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा है, समरी पूछा है, थीम पूछा है, तो जिस चीज़ के बारे में उसमें पूछा गया है उसमें थोड़ा जोर डाल के डालना है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन के लिए आपका आंसर सेम रहने वाला वो बता दूंगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। जैसे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन है तो मान लीजिए पूछता है, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में आपको जनरली लिखना है। तो अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसको याद करने का एक ही ट्रिक है और ये वो ट्रिक है की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स को याद रखना। देखिए, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, उसमें हर चैप्टर के और हर टॉपिक के कुछ ना कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना ही है। अब उसमें रट्टाबाजी कर सकते हैं मेन पॉइंट्स को याद रखने में, की पॉइंट्स को याद रखने में, लेकिन पूरा क्वेश्चन है, पूरा आंसर जो है वो फॉर्म जो किया गया है उसी को आप याद करें तो ये तो गलत तरीका है दोस्त। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले बात तो की पॉइंट्स को याद रखने हैं। जब आपको आंसर अटेम्प्ट करना है तो पहले की पॉइंट्स को अपने रिमेंबर करना है कि क्या की पॉइंट्स है इस चैप्टर के, उसको याद करना है और उसके जो मेन पॉइंट्स रहेंगे जिसको आप याद करके जाना है। और याद रखिएगा वहाँ पे 80 और 20 का मतलब ये है कि आपका 80% आंसर जो रहेगा वहाँ पे लिखने का वो आपका खुद रहेगा और 20% जो आप की पॉइंट्स याद रख के जाइएगा और 20 पॉइंट जो हमारे आंसर से आप वर्ड्स वगैरह लेके जाइएगा, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 20 पॉइंट आपका याद रहना चाहिए कुछ ना कुछ। मेरे पॉइंट से, मेरे जो सिलेबस में जितने भी मैंने टॉपिक करवाए उसके वर्ड से याद होने चाहिए, उसमें जो वर्ड मीनिंग्स है वो याद होने चाहिए, या दूसरा बात उसमें जो मेन पॉइंट है वो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी में मान लीजिए वो फीचर 6 गो है, किसी टॉपिक का फीचर अगर 6 है तो उसके मेन फीचर के बारे में 6 का अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि पहला फीचर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लेकिन फीचर पहला है तो उसके बारे में डिटेल चर्चा जो कीजिएगा उसके बारे में याद होना जरूरी नहीं है। उसको अगर पहला पॉइंट आपको पता है तो उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि फॉर्म योर आंसर का मतलब ये है, तो पहला आप समझ गए कि आपको आंसर क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दूसरा पॉइंट है कि आपके हर चैप्टर का आपको की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स ही बस को आपको याद रखने हैं और एग्जाम में आपका 80% आंसर जो रहेगा अपना खुद का बनाया रहेगा और 20% जो रहेगा वो मेरा जो मैंने टॉपिक करवाया उसके जो मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट रहेंगे, उसको आपको एज इट इज उतारना है। 2 पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा है कि फॉर्म योर आंसर। देखिए, द ईव ऑफ सेंट एग्निस और द रैप ऑफ द लॉक, इस दोनों आंसर में आपको अपना आंसर फॉर्म करना ही होगा। सबसे पहली बात ही इसमें देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की पार्ट आता है तो उसको आप याद कर लीजिएगा जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस सबको। दूसरा बात है उसमें जितनी भी कहानी चलती है शुरू से अंत तक, जो सेंट्रल आइडिया उसका जो समरी है
उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में समझना होगा कि क्या कौन सा कैरेक्टर है, उसका आंसर किस फ्लो में जा रहा है, कैसे कहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है और लास्ट तक कैसे जाता है, इसको समझना होगा। और उसके मेन पॉइंट्स, उसके मेन वर्ड मीनिंग जो होंगे उसको याद रखने होंगे और उसी प्रकार से आपका आंसर फॉर्म होगा। सेम टू सेम मेरा आंसर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना याद नहीं रखिएगा तो अपना अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो, वहाँ पे अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा। लिटरेचर है ये, लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जैसे लिखिए, बस आपका क्या होना चाहिए, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि ये उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है और ये सही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्म योर आंसर अपना लिखने की प्रैक्टिस करने लगेगा अपने की पॉइंट्स के माध्यम से, जो की पॉइंट्स याद कीजिएगा और अपना आंसर उसी के बेसिस पे फॉर्म करने लगिएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जम के 4-5 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्योंकि अभी आप बचा कितना है, 8 से 10 दिन बचा है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने जमकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, वर्ड्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा, की पॉइंट्स को बार बार देखिएगा। तो अपने से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाए तो फिर आंसर पे जाइएगा, आंसर पे देखने के बाद देखिएगा क्या है, कैसे सर लिखे हुए हैं, फिर आप अपना आंसर लिखिएगा। और उसमें कुछ कुछ ग्रामर वगैरह है, अगर नहीं आते हैं तो ग्रामर वगैरह देखिएगा, जहाँ पे रोट लिखा हुआ है राइट की जगह, वहाँ पे रोट आप समझ के रखिएगा कि रोट लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। आप देखिए इसके अगले पहलू की बात करें तो आप देखिए जितना भी है आपका, जितने भी आपके टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस और द रैप ऑफ द लॉक। पहले आपको क्लियर कर दूं कि द ईव ऑफ, जितना भी आपके पेपर 2 में एक्सप्लेनेशन है उसको आपको क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट वाला जो बना है उसको बस याद रख लीजिएगा, और जो चैप्टर का आएगा उसको समरी बीच में ऐड कर दीजिएगा, बात खत्म उसका। अब इसके लॉन्ग आंसर में 70 मार्क्स का पूछता है, और 2 है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस द रैप ऑफ द लॉक, 20-20 मार्क का पूछेगा। तो इसको क्या करना है, पहले इसके कौन से मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको जब आंसर देना है तो इंट्रोडक्शन को परफेक्ट करना है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपको देखेगा तो क्या पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देखेगा ना कि शुरू में क्या लिखा हुआ है, ये शुरू में सही बात लिखा हुआ है कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हमेशा याद रखिए कि कंफर्म अच्छे से परफेक्ट रखना है। दूसरा, आपको इन दोनों जो है, आप दोनों जो ये दोनों जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव का मतलब होता है जो नैरेट किया जाता है, पोएम जो कहानी के रूप में उसको बोलता है नैरेटिव। तो ये दोनों जो नैरेटिव पोएम है उसके कैरेक्टर्स को याद रखने होंगे। आप कैरेक्टर्स है, एंजीला है, यहाँ प्रोफायरो है, मैडलिन है। मैडलिन कौन है, तो मैडलिन एक रिच गर्ल है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, वो बैरन की बेटी होती है, ठीक है। बैरन कर्सिन चलाता है, ये सब मेन पॉइंट्स है, इसके याद रखने होंगे। दूसरी बात है एंजीला कौन है, तो ये पालसी स्ट्राइकन है, वो जो हेल्प करती है, सी इज हेल्प किसको, प्रोफायरो करती है। प्रोफायरो क्या है, एक शेफर्ड है जो जंगलों में रहता है, उसका घर जंगलों में रहता है, वो एक अनाथ होता है, ऐसा करके। तो ये मेन पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। और इसका फ्लो किस टाइप में चल रहा है, इसकी समरी का, इसकी कहानी का, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसमें एक पुजारी होता है, जिसका एक पुजारी होता है, उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये 4-5 कैरेक्टर है, इसको याद रखने हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैरेक्टर का मतलब क्या है। अब रैप ऑफ द लॉक में कैसे है, तो रैप ऑफ द लॉक में बैरन है, बैरन के अलावा बेलिंडा है। तो बेलिंडा का बैकग्राउंड क्या है इस पोएम का, कि बैकग्राउंड कहाँ से आया था, तो ये एक रियलिटी से लिया गया है या नहीं, ठीक है, ये रियलिटी से लिया गया, इसका दोस्त बोला था। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। फिर इसमें जितने भी कैरेक्टर है, म्यूज़ का कैरेक्टर है, सेल्फ का कैरेक्टर है, शॉक का कैरेक्टर कि वो एक इसका पेट डॉग है, ये सब जितना भी पॉइंट है इसको तो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि नहीं याद रखिएगा तो उसके बारे में कैरेक्टर को डिटेल कैसे कीजिएगा, और बीच में फालतू बातें कैसे ऐड कीजिएगा। फालतू का मतलब कि मैं, फालतू बातें का मतलब ये है कि उसी में आपको इसी को ऐड करने हैं, क्योंकि कैरेक्टर मालूम नहीं रहेगा तो आप 7 पेज में कैसे लिखिएगा जी, समझ गए ना। अब इसके बैकग्राउंड, पोएम का बैकग्राउंड कहाँ से आया है, देखिए जैसा कि बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए इस दोनों पोएम के बारे में। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि देखिए जैसे ईव ऑफ सेंट एग्निस कहाँ से आया, यहाँ पे एग्निस का मतलब पता होना चाहिए कि ये एक रोमन गर्ल थी, वो उसको जीसस क्राइस्ट पे बहुत ही बिलीव था। वो क्या 13 साल की उसको मार दिया गया, क्यों, वो रिजेक्ट की थी प्रपोजल को। तो इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। रैप ऑफ द लॉक का क्या है, तो रैप ऑफ द लॉक में दो ऐसे घर परिवार होते हैं जिसमें क्या होता है, एक लड़की और एक लड़का दोनों प्यार करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो प्यार का प्रपोजल करता है लेकिन रिजेक्ट कर देती है, फिर ये बदला लेना चाहता है लड़का, ठीक है। तो अल्वेरा फॉर्मर रहता है और उसका लड़का रहता है, ये लॉर्ड पीटर रहता है। तो इसके बैकग्राउंड से लिया गया है दोनों कैरेक्टर को, बेलिंडा और किसको, बेलिंडा और बैरन को। तो इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए, और उसके मेन पॉइंट्स को याद रखने हैं और उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये तीनों पॉइंट जब हो जाए तो सबसे पहली बात, ये तीनों पॉइंट के मेन पॉइंट याद रहे तो समरी किस टाइप में, उसकी स्टोरी किस फ्लो में चल रही है, ये याद रखने होंगे आपको।
अब स्टोरी किस फ्लो में, मतलब कि पहले वो सोई रहती है, ठीक है, फिर सोने के बाद वो फिर उठती है, फिर वो अपने सवारती है, लव लेटर पढ़ती है, फिर वो क्या करती है, वो एक जगह पे जाती है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, आपको समरी पता होना चाहिए कि किस टाइप में है, ठीक है। और ये आप 3 दिन में कवर कर सकते हैं, मतलब तीन वीडियो देख के आप कवर कर सकते हैं इस पोएम सबको, ठीक है। अब चौथा इसमें 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फॉर्म, राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, द ईव ऑफ सेंट एग्निस का तो राइमिंग स्कीम आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेंसरियन स्टेंजा, इसका फॉर्म क्या है, ये स्पेंसरियन स्टेंजा है, ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है, स्पेंसरियन स्टेंजा को। फिर राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसका ए बी ऐसे करके जो भी है वो याद रखना है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या सब यूज किया गया है, सिमिली का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, तो इस दोनों को याद कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में कंक्लूजन को परफेक्ट बनाना है मेरे भाई, क्योंकि कंक्लूजन के टाइम में ही आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। और कंक्लूजन देखेगा, अगर अच्छा नहीं आप लिखे रहेंगे कंक्लूजन को, तो वहाँ पे मार्क्स आपको लगेगा कि ये बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो ये 6 पॉइंट्स इस दोनों पोएम के लिए याद रखिएगा, ये 40 मार्क के हैं आपके। इसी फ्लो में आपको आंसर लिखने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलिए इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको क्या याद रखने हैं, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को याद रखना है, इंट्रोडक्शन परफेक्ट लिखना है, जो भी पोएम का आए उसका इंट्रोडक्शन, उसके राइटर्स के बारे में मस्त से लिखना है, उसका थीम बैकग्राउंड है कोई, तो थीम बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद राइमिंग स्कीम, तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है राइमिंग स्कीम, फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच। ये 3 चीज़ों आपको याद रखने हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, ठीक है। और उसी को डिटेल में समरी किस फ्लो में उसका जाता है, वो जो पोएम रहेगा उसकी समरी, जैसे कि मान लीजिए माय लास्ट डचेस है, उसका कोई बैकग्राउंड है ना यहाँ पे, तो बैकग्राउंड है वो कहाँ से लिया गया है, कि उसका एक पुराना बैकग्राउंड है उसका 60 सेंचुरी का, वो याद होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका समरी किस टाइप में चलता है, कि माय लास्ट डचेस में वो पहले पेंटिंग दिखाता है, फिर वो क्या करता है, वो किसकी तारीफ करता है, फ्राफ एंड ऑफ की तारीफ करता है, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या करता है कि वो जो रहता है वहाँ पे ड्यूक रहता है, वो मार देता है अपनी पत्नी को, मरवा देता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन को परफेक्ट लिखना है, इसमें भी वही कंक्लूजन तो हमेशा परफेक्ट ही लिखना है मेरे भाई। कंक्लूजन अगर सही नहीं लिखिएगा तो कैसे, वो जब मार्क्स देगा तो वहाँ पे मार्क्स में कंक्लूजन उसके नज़र में आएगा ही, और कंक्लूजन में आलतू फालतू बातें रखिएगा तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। वहाँ पे अलादीन की कहानी नहीं लिख सकते, सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे आपको कंक्लूजन उसी पोएम से रिलेटेड लिखना होगा कि कंक्लूजन उसमें क्या देना है, और कंक्लूड करना है, मतलब उसके कोई भी पोएम है उसकी तारीफ करनी है, इतना समझ लीजिए। अगर कंक्लूजन याद नहीं रहेगा तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो बातें लिखी होगी उसी को कंक्लूड करना है कि हाँ, दिस इज द सच अ मस्ट वेरी फेमस पोएम ऑफ दिस राइटर, और ये बहुत ही अच्छा पोएम है। इन दिस पोएम वेरी यूज परफेक्टली फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म एंड राइमिंग स्कीम इज द ऑल्सो, ऐसे ऐसे करके जितना भी आप बना सकते हैं वो बना लीजिएगा तभी। अब लिटरेरी टर्म के बारे में भी है, तो लिटरेरी टर्म का क्या मेन पॉइंट होगा, उसको हम अभी बताएंगे कि लिटरेरी टर्म में 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे, उसके जो एक ही 2 मेन पॉइंट रहते हैं, ठीक है। लिटरेरी टर्म में ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं रहता है, बस कुछ लिटरेरी टर्म है जिसके कुछ होते हैं पॉइंट काफ़ी मस्त होते हैं, और उसको आपको ठीक से याद रखने हैं, बस 2-3 लाइन, 2-3 लाइन नहीं, बस वहाँ पे 7 से 8 वर्ड आपको याद रखने होंगे, कोई कोई में 1-2 वर्ड, कोई कोई में 7 से 8 वर्ड। और उसके एग्जाम्पल, जो लिटरेरी टर्म आप पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल आपको मस्ट होना चाहिए, कि याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लास्ट में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या है मेन पॉइंट इसके, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन को परफेक्ट रखना है, चाहे एलिजाबेथन पोएट्री हो, चाहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको निकाल के अच्छे से लिखने होंगे। और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है, उसके हाईलाइटेड पॉइंट, जैसे कि 7 पॉइंट है किसी मान लीजिए फीचर में, उसके 7 पॉइंट के मेन पॉइंट जो है 7 पॉइंट उसको आप याद रखने हैं, और उसके 7 पॉइंट्स को आपको वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, तब उसको आपको अच्छे से डिफाइन करने हैं, ठीक है। 2 से 4 लाइन में 4 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो आपका 2 पेज तो ऐसे ही भर जाएगा। इंट्रोडक्शन को अच्छे से रखने हैं 1 पेज में। उसके बाद है ऑथर, उसमें जो भी रहेंगे चाहे वो 7 ऑथर हो 8 ऑथर हो, उसको मस्त से बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। और उसके जो भी वर्क है, जो मेन वर्क है, 2 से 3 वर्क आपको याद ही रखने होंगे, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में कंक्लूड करना है तो कंक्लूड कीजिए, नहीं है कंक्लूजन अगर सही से आ रहा है तो अबाउट ऑथर का उसके वर्क को लिख के छोड़ दीजिएगा। तो एंड कंक्लूजन को मस्त याद रखिएगा, और उसके जितने भी टॉपिक कराया उसमें मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, तो उसको देख के आप समझ जाइएगा कि इसके बाद क्या लिखना है किस में। और हर चीज़ को आप 1 दिन में कवर कर सकते हैं अगर इस तरीके से कीजिएगा,
तो आपका एक दिन में ग्रुप ए हो सकता है, ग्रुप बी हो सकता है। ग्रुप ए को तो भाई याद रखना होगा क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी सबको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन करके देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी कई सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो उसके मैं बताता हूँ कि उसके की पॉइंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द रैप ऑफ द लॉक के की पॉइंट्स है। इसमें क्या है, द रैप ऑफ द लॉक किसके द्वारा क्या है, मोके पिक है, मोक हीरोइक है, ये दोनों की पॉइंट्स हो गया। कंपोज किया कि किसके द्वारा किया गया, एक न्यू क्लासिकल एज के द्वारा, जो कि न्यू क्लासिकल एज में एलिजन पोप के द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि काफ़ी टैलेंटेड फेमस था। तो इसमें 4 ये हो गया। उसके बाद क्या है, वो एक ग्रेट सेटायरिस्ट थे, व्यंग्यात्मक पर्सन थे, जो कि क्या है 18वीं सेंचुरी के किसके, जॉन ड्राइडन के साथ वो महान थे। उसके साथ ही ये भी बहुत अच्छे पोएट थे और वो ये भी बहुत अच्छे, ठीक है। अब वो ये ग्रे सेटायरिस्ट में उसका बहुत ही एक्सीलेंट स्किल था, ठीक है। और हीरोइक कपलेट में, हीरोइक कपलेट को यूज़ करने में, तो इतना इसमें कितना मैन पॉइंट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हुआ। अब इसमें आगे क्या है, ये पब्लिश कब किया गया था, पहली बार 1712 में किया गया था, जिसमें 2 कैंटोज आए थे, ठीक है। उसके बाद पॉपुलैरिटी की बात करें तो देखते हुए इसने 1714 में 3 और कैंटो यूज़ किया, मतलब ऐड किया, तो 5 कैंटो हो गया। फिर उसमें 1717 में फिर से इसमें पब्लिश कराया गया क्या चीज़, उसमें कैलेरिसा जो है उसके कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया 1717 में। तो इसमें जितना दिख रहा है बस उतना ही मेन पॉइंट है, और इसी को आप कितना में लगभग 70 वर्ड में आप लिख चुके हैं, 70 से 80 वर्ड में। तो ये लास्ट वर्जन था। तो इतना बस आपको याद रखने की किस फ्लो में जा रहा है आंसर और क्या क्या मेन पॉइंट है इसके। तो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही द यूज एंड टेक्निक्स का करना है। चलिए एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मान लीजिए राइमिंग फॉर्म स्कीम या किसी भी पोएम का राइमिंग फॉर्म स्कीम अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेगा कि उस पोएम में कितने स्टेंजा है। सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टेंजा कितने, तो 21 स्टेंजा है, मान लेते टू स्काइलर को लेके, तो 21 स्टेंजा है। अगर 5 लाइन के है तो ये आप तो कैलकुलेट कर ही सकते कि उसमें 105 लाइन होगा, ठीक है। अब उसकी राइमिंग स्कीम का बस ये बात याद रखिएगा कि ए बी बी, ठीक है, ए बी बी। तो राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा दिस, ठीक है। अब टू स्काई लाइक 2 डिफरेंट मीटर में लिखा गया था, तो इसको तो थोड़ा याद रखिएगा। 2 डिफरेंट मीटर में सबसे पहला मीटर क्या था, ट्रोडोइक्ट्रामीटर, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्या था इसमें, एम्बिक दूसरा इसमें था एम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया था। तो ये ट्रोइक ट्राईमीटर में क्या होता है, वही सेम बातें होती है, स्ट्रेस नॉन स्ट्रेस, और ट्राईमीटर मतलब 3 ट्रोडेक, और इसमें स्ट्रेस नॉन स्ट्रेस और इसमें 6 आयम्स। तो इतना याद रखिएगा तो इसका हो सकता है। इसके अलावा यही एक ऐसा पोएम है जिसमें 2 है, बाद बाकी सारे का सारे की क्या चीज़ एक ही क्या होता है, एक ही मीटर में लिखा रहता है। तो ये तुरंत याद हो सकता है, ऐसा नहीं समझिए कि बहुत ज़्यादा है। तो बस इसमें 3 ही मेन पॉइंट है। पहला तो इसमें 21 स्टेंजा है, वो याद रखिए, ए बी है, ये ए बी बी है। तो इसका ये राइमिंग स्कीम हो गया। इसके डिफरेंट इसके मीटर 2 मीटर है, पहला ट्रोइक टाइम मीटर और उसके एम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है लास्ट स्टेंजा, लास्ट लाइन को। तो ये हो गया इसका 2 ही, मतलब इसका 3 ही मेन पॉइंट है। इसको ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि इसका कौन मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा सब 20 से 25 वर्ड में। अब चलिए टू स्काइलर के बाद इसमें है, अगर लिटरेरी टर्म को याद रखना होगा तो आप कैसे याद रख सकते हैं। तो एंड देखिए, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इतना तो सेम ही लिखना है, इन विच, जिसमें टू अपोज आइडिया, इसमें सी क्या है, अपोज वर्ड। हम बहुत सारे चीज़ को ट्रिक भी लिखा चुके हैं, मतलब ये मेन पॉइंट लिखा चुके हैं कि सारा सेम रहेगा, अपोज वर्ड इन अ सेंटेंस, बस इतना याद रखिएगा, अपोज वर्ड इन अ सेंटेंस, एंथेसिस खत्म बस। अब एग्जाम्पल के लिए बस आपको याद रखने की, बेटर टू रन टू हेल देन सर्व इन हेवन, नरक में गुलामी करने से अच्छा है कि मतलब स्वर्ग में वहाँ पे गुलामी करने से अच्छा है कि हम नरक का राजा बन के रहें। इसका कहने का ऐसा ही मतलब है। माई लॉस इज योर गैन, एक दोनों अपोजिट वर्ड इन अ सेंटेंस, अपोजिट वर्ड होगा, लॉस है तो गैन होगा। तो इसके अलावा कि माई ब्रदर इज ग्रेटर देन, ऐसे करके जो होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल को और उसके मेन पॉइंट्स को, उसके अलावा लिटरेरी टर्म खत्म, इसको याद रख सकते हैं। 11 लिटरेरी टर्म है, बस उसको कवर कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखना होगा, तो उसकी की पॉइंट्स को कैसे निकालिएगा। तो इमेजिज्म का लिखते हैं, क्योंकि इमेजिज्म ग्रुप ए का काफ़ी हार्ड है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए इमेजिज्म क्या था, एक मूवमेंट था। इमेजिज्म इसम है, ISM है लास्ट में, तो वो एक मूवमेंट है, ठीक है। इमेज से क्या पता चल रहा है कि इसमें इमेज क्रिएट की जाएगी होगी, इसीलिए इमेजिज्म का हो गया। तो इसमें क्लियर इमेजनरी दिखाई गई है, जो कि आपको पढ़ाया था, तो इसमें पता हो गया। तो नाम से ही पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ सबके बारे में है। तो ये एक मूवमेंट है, कहाँ 20वीं सेंचुरी में इसका बॉर्न हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका में, पहले इंग्लैंड में गया फिर अमेरिका में गया, ठीक है।
अब इसमें क्या करना चाहता है, क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज, इतना याद रखना है, और सिंपल लैंग्वेज, दो चीज़ इसका मोटो था। अब इसमें क्या था, डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। उसके बाद ये किसके खिलाफ रिएक्शन था रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, इतना याद रखना चाहिए। उसके बाद है ट्रेडिशनल पोइट्री, इमेज द डिस्क्राइब द ग्रेट डिटेल टू मैनी वर्ड्स बट सम द पोएट डिसाइडेड टू द बेस्ट राइट पोएट्री वाज टू डिस्क्राइब द सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स। बहुत सारे पहले क्या होने लगे कि बहुत सारे मैनी वर्ड्स का यूज़ करते थे अपनी बातों को समझाने के लिए, लेकिन ये राइटर आए तो क्या सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स को यूज़ करने लगे। तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको वर्ड याद रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 वर्ड याद रखने हैं, जो कि आप समझ ही सकते हैं। इमेजिज्म है तो मूवमेंट होगा, इमेज का मतलब होता है क्लियर इमेज का, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, ये सब आपको याद रखने हैं। ये किसके खिलाफ रिएक्शन था, विक्टोरियन, जॉर्जियन और रोमांटिसिज्म के खिलाफ। इसमें पहले के राइटर क्या करते थे, बहुत सारे वर्ड का यूज़ करते थे और बहुत ही टफ वर्ड का, लेकिन ये राइटर आने के बाद क्या करने लगे, सिंपल और फ्यू वर्ड्स के यूज़ करके वो एक इमेज क्रिएट करने लगे लोगों के माइंड में। तो यही इसका मेन पॉइंट है, इसको कंक्लूड कर दिए बस। अब इसमें एंथेसिज्म के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए उसके फीचर में 7-8 पॉइंट है आपको याद करने हैं, तो फीचर कई सारे चीज़ के फीचर है। तो इसमें क्या है, आर्ट शुड प्रोवाइड डिफाइंड सेंसेशन ए प्लेजर, वो अपने सेंसेस को प्लेजर, बस इतना याद रखिए कि सेंसेस को प्लेजर देता है। तो इट इज़ प्रोवाइड द सेंसेस प्लेजर, आप अपने वर्ड में लिख दीजिए कि आर्ट शुड प्रोवाइड डिफाइंड सेंसेस प्लेजर। आपको याद नहीं रहेगा तो आपको क्या बोलना है कि इट्स एंथेसिज्म प्रोवाइड्स डिफाइंड सेंसेस प्लेजर, बस इतना याद लिख दीजिएगा। उसके बाद एस्थेटिक आर्टिस्ट रिजेक्ट मैथ्यू आर्नोल्ड, यहाँ पे एक ही बार रिजेक्ट होगा, ये 2 बार लिखा गया है, अलग बात है। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या है, एस्थेटिक राइटर क्या किया, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉन रस्किन की जो थ्योरी थी उसको हटा के उसकी थ्योरी क्या थी, लाइफ इज फॉर लाइफ सेक। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखने होंगे कि आर्ट क्या है, लाइफ के लिए है। लेकिन नए जो बिलीव है वो न्यू थ्योरी के हिसाब से क्या बोलने लगी कि आर्ट के लिए है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, नो स्टडी नो मोरल नो सोशल मैसेज, इसमें नो स्टडी नो सोशल नो मोरल मैसेज। उसके बाद है क्या, आर्ट मस्ट बी ब्यूटीफुल, आर्ट क्या होना चाहिए, देखने में मस्त होनी चाहिए। कोई भी पेंटिंग वगैरह वो दिखने में मस्त होनी चाहिए, वो क्या उसके मतलब क्या निकलता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसका एकदम डेप्थ बातें हमको पता होनी चाहिए, उतना जरूरी नहीं है, बस वो दिखने में अच्छा लग रहा है, हमको मजा आ रहा है, हमारे सेंसेस को प्लेजर आ रहा है, तो ठीक है भाई। उसके बाद एस्थेटिक और सिंबल में क्या क्या है, एस्थेटिक लिटरेचर सिंबल्स आइडियाज और सजेस्टेड टू द हेल्प ऑफ द सिंपल नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, क्या है उसमें जो सिंबल्स है, आइडियाज़ है, सजेस्ट क्या है सिंबल की तरफ और उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस। देखिए इसको, इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको इसको याद रखना है। उसका एम्फसाइजिंग इन द सेंसेस, वो क्या करता है, 5 ह्यूमन सेंसेस को प्लेजर देता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो भी है इसको कंक्लूड करके आपको 4 से 5 पॉइंट निकालने हैं, बात खत्म, उससे आपको लिख देना है। अब चलिए मान लेते हैं एक और है, राइटर्स को आपको याद रखने होगा, तो कैसे याद रखना है, देखिए आपको मेजर फॉलोवर किसी भी पोएम का, जैसे एलिजाबेथन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट वगैरह रहे, तो उसको याद रखना है, तो उसको तो भाई याद रखना होगा। जैसे कि इसमें है ऑस्कर विल्ड है, स्विनबर्नी है, सिमंस है, वर्नोन ली है, आर्थर साइमंस है और अर्नेस्ट डॉसन है। तो ये जितने भी लेटर, ये तो आपको याद ही रखने होंगे किस में का किस कौन सा है। अब इसको आप क्या कर सकती है, अपने हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर मुझे लगा कि बनानी चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, अपने भरोसे रहिए और आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा कि एस्थेटिसिज्म का ये जो राइटर है इसको याद करने का कोई ट्रिक बन सकता है, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, अगर वो लिखा है तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो डिफाइन कीजिएगा लाइन से, ताकि आंसर और लंबा हो। एंड अदर वेयर द मेजर फॉलोवर ऑफ द एस्थेटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, ये सब क्या है, मेजर फॉलोवर है इंग्लिश लिटरेचर के एस्थेटिसिज्म का। दिस इज द विक्टोरियन क्रिटिक लाइक वॉल्टर पीटर एंड सपोर्टेड द एस्थेटिसिज्म इन ऑल पार्ट्स, क्या है विक्टोरियन क्रिटिक्स वॉल्टर पीटर को सब, और लास्ट में क्या कि विक्टोरियन में एक क्रिटिक थे वॉल्टर पीटर जो कि एस्थेटिसिज्म को सपोर्ट किए, ये आपको याद रखने थे। इसमें सपोर्ट किए कौन, वॉल्टर पीटर, ये याद रखने हैं बस। तो एस्थेटिसिज्म को ऐसे याद रखना है। अब मान लेते हैं एक लास्ट है, इसमें जॉन ड्राइडन को डिफाइन कैसे करना है कि मेटाफिजिकल पोएट है। ये मान लीजिए ये चारों मेटाफिजिकल पोएट है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल और हेनरी वॉगन। तो ये 4 है, आपको तो ये तो भी माइंड में रखना होगा। अब जॉन डन के बारे में लिखना होगा, तो वो क्या है, शुरू में एक बात याद रखना है कि ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सुपीरियर ऑफ ऑल मेटाफिजिकल पोएट। इसमें नहीं तो याद लिख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो ही इज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द मेटाफिजिकल ऑल द मेटाफिजिकल पोएट, ही वाज अ हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। इसमें क्या है मेन पॉइंट, हाईली एजुकेटेड थे और इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे। अब वो उसको क्या बोला जाता था, मोनार्क ऑफ इट, ये तो मेन पॉइंट है, तो इसको याद रखना होगा। तो इसमें तीनों लाइन में आपका 3 बस वर्ड याद रखने हैं, हाईली एजुकेटेड थे तो इंटेलिजेंट होंगे ही। अब मोनार्क ऑफ विट है, इसको मोनार्क ऑफ विट भी बोला जाता था, ठीक है। अब हिज नोटेबल वर्क, ये तो वर्क भी याद रखना होगा कि ही द फिलिया, द सन राइजिंग और डेथ वी नॉट प्राउड। तो इसमें से 3 याद नहीं है तो 2 याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें।
तो ऐसे करके आपको मेन पॉइंट निकालने हैं, पूरे के पूरे आंसर को कंक्लूड करना है, सारे आंसर को। द ईव ऑफ सेंट एग्निस और द रैप ऑफ द लॉक को आपको पूरा आंसर है उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका काम कोई भी क्वेश्चन है आपको वही लगाना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में जो आया अब उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें जितने भी टॉपिक है उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है, तभी आपका आंसर अच्छे से हो सकता है। और यार इंप्रेशन अच्छा डालिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को और कंक्लूजन पार्ट को, और फीचर वगैरह जो हाईलाइटेड होते हैं उसको सही लिखिएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप कुछ भी लिख के आ गए हैं। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपका एक टॉपिक बचा हुआ ह्यूमनिज्म, जो कि मैं कल हो सकता है तो करवा दूँ, क्योंकि आज पूरा दिन मैं सोया ही था क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो इसीलिए आज नहीं हो पाया। कल करवा दूंगा उसका। आप बस वो लास्ट टॉपिक है तो चिंता मत लीजिए। आप ऐसे करके अपना अपना की पॉइंट जितने भी टॉपिक है उसको निकालिए और अपना मेहनत करना शुरू कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए थोड़े दिन, ठीक है।